हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेखीय आवर्धन को लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध कैसे प्राप्त करते हैं उसको हमने देखा। आज हम रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है और सूत्र को हम कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखने जा रहे हैं। रेखीय आवर्धन आपका ये जो टॉपिक है ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेखीय आवर्धन ही हमको बताएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो हम रेखीय आवर्धन प्राप्त करेंगे, रेखीय आवर्धन ही हमको ये बताएगा कि प्राप्त प्रतिबिंब हमारा बड़ा है कि छोटा है, कि वस्तु के बराबर है, आभासी है कि वास्तविक है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमको रेखीय आवर्धन के माध्यम से मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रेखीय आवर्धन क्या होता है इसकी परिभाषा पे जरा गौर कीजिए। हम ये जानते हैं कि हम अलग अलग स्थितियों में जब हम किसी भी गोलीय दर्पण के लिए उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों को देखा, हम अलग अलग वस्तु को स्थितियों में हम वस्तु को जब रखते थे, अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखने पर हमको अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त होता था। चलिए ठीक है सर, तो ये जो हमारा प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई, हमने देखा कि वस्तु हमारी वही रहती थी, लेकिन प्रतिबिंब जो था हमारा वो कभी वस्तु से बड़ा, कभी वस्तु के बराबर और कभी वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता था। तो ये जो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई है, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है वो आपका रेखीय आवर्धन होता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गोलीय दर्पण से प्राप्त, ध्यान समझिए, किसी भी गोलीय दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। एक बार फिर सुनिएगा, रेखीय आवर्धन क्या होता है। किसी गोलीय दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जरा नोट कर लेते हैं इस बात को। किसी गोलीय दर्पण से प्राप्त किसी गोलीय दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अब हम मान लेते हैं यदि हम वस्तु की लंबाई को O मान ले, क्योंकि हम वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका पहला अक्षर हम O मान लेते हैं। यदि वस्तु की लंबाई O तथा प्रतिबिंब की लंबाई I हो। I क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब को हम इमेज कहते हैं, उसका कैपिटल लेटर ले लेते हैं पहला। यदि प्रतिबिंब की लंबाई O
तथा वस्तु की लंबाई ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो, आई हो, तब रेखीय आवर्धन, ध्यान दीजिएगा, तब रेखीय आवर्धन आपका क्या कहता है, कहता है प्रतिबिंब की लंबाई बचे वस्तु की लंबाई। ठीक, यहां से हमने दिखाया कि इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, I, ये क्या हो जाएगा अपान O। ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये होता है आपका रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन में या हम इसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। अब ये यम इजिकल टू आई अपान ओ का फार्मूला हम देखते हैं, ये कैसे प्राप्त होता है और यम किस सिचुएशन में, किस स्थिति में क्या क्या हमको बताता है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि किसी गोली दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। हमने माना यदि वस्तु की लंबाई कैपिटल हो तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई हो, तब रेखीय आवर्धन क्या होगा आपका, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये आपको किसी किसी किताब में h1 h2 करके मिलता है, तो यहाँ आप प्रतिबिंब की लंबाई को h2 तथा वस्तु की लंबाई को अगर h1 मान लेंगे, तब ये फार्मूला आपका h2 अपान h1 करके प्राप्त होता है। तो ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, आप I अपान O भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला कैसे प्राप्त होता है। तब तक आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये आपका क्या है, मान लीजिए आपका ये क्या है, एक अवतल दर्पण। हमने ये देखा अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका वक्रता त्रिज्या। हमने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखा, मुख्य अक्ष पर हमने क्या रखा, एक वस्तु को रखा AB। हमने देखा B से निकलने वाली जो किरण है आपकी, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी वाली किरण जो है आपकी केंद्र से गई और उसी दिशा में वापस हो गई। अब इन दोनों का प्रतिबिंब, जो वस्तु AB आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हुआ। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि माना एक अवतल दर्पण है, माना एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर वस्तु AB स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच प्राप्त होता है। ठीक, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है।
आपने ये देखा एक किरण जो आपकी कहां से जाती है, दर्पण के ध्रुव से, वो उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, चली जाती है। चलिए अब थोड़ा सा हम गौर करें चित्र से, ध्यान दीजिएगा चित्र की ओर आप ध्यान दीजिए। यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है आपकी, जो दर्पण के ध्रुव से गई है, ये आपका आपतन कोण होगा, ये आपका क्या होगा, परावर्तन कोण। एक आपका आपतन कोण होगा, दूसरा क्या होगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका परावर्तन का नियम कहता है। परावर्तन का नियम आपका ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल होगा BPA, ध्यान दीजिएगा, आपका होगा चित्र से एंगल BPA, ये आपका बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका होगा BPA बराबर होगा B'PA' के। चलिए ये हो जाएगा आपका B'PA' के। क्यों हुआ ये, लिखेंगे आप परावर्तन के नियम से, लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। ठीक, ये आपका हो गया परावर्तन के नियम से। यहां से देखिए आप इस वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला कोण आपका बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के। दूसरी चीज आप देखिए, दूसरी चीज आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका एंगल है BAP की अगर आप लोग बात करें, BAP फिर आपका हो जाएगा A', B', ध्यान दीजिएगा फिर से B, या ऐसे देखिए BAP A', अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये आपका 90 और ये भी आपका क्या है 90, यानी ये हो गया आपका BAP A', B', दोनों एक दूसरे किसके बराबर है, 90 अंश के। लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं एंगल BAP आपका इक्वल है एंगल आपका है A', B', क्यों है ये, समकोणिक है, या ऐसे आप लिख सकते हैं इक्वल 90, समकोण है दोनों, दोनों क्या है आपके समकोण। आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जब आप त्रिभुज की बात करेंगे ABP और A', B', की, इसमें से आप देखें कि दो कोण BAP में ये 90 हो गया आपका, और फिर आपका क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। यानी यहां पे आप चाहते तो लिख सकते थे त्रिभुज, चाहते तो आप लिख सकते थे त्रिभुज BAP तथा क्या हो जाएगा आपका A', B', में, चाहते तो आप यहां लिख सकते थे, इस बात को लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दो कोण इसके बराबर हो गए, और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के जब हमारे दो कोण बराबर हो जाएंगे दो त्रिभुजों के, तो वो त्रिभुज हमारे कहलाते हैं समकोणिक त्रिभुज। यानी हम लिख सकते हैं कि आपका ये जो त्रिभुज है, अतः त्रिभुज BAP तथा त्रिभुज A', B', क्या है, समकोणिक है। यानी इनके कोण क्या है, आपस में बराबर है। जब ये समकोणिक है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तब आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये समकोणिक है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तब आप लिखेंगे A', B' आपका बराबर होगा किसके, सॉरी A', B' अपान आप लिख सकते हैं तब ध्यान दीजिए
ए डैश बी डैश अपान ए बी, यानी आप देखेंगे ये लंबवत वाली भुजा इस त्रिभुज की ये वाली लंबवत भुजा, किस किस त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी पी की और ए डैश बी डैश पी की, इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक, ये वाला भुजा अपान क्या हो गया, ये वाला भुजा। ठीक, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, आप लिख सकते हैं इस बात को पी बी डैश अपान पी ए लिख सकते हैं, अपान पी बी डैश अपान क्या लिख सकते हैं आप, पी ए। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब अगर आप समीकरण 1 में देखें, हम जानते हैं, इस बात को आपको पहले ही बता दिया गया है, हम जानते हैं कि ए डैश बी डैश आपका क्या है, ए डैश बी डैश जो है आपका ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और इसको हम मान के चले हैं क्या, कैपिटल आई। ए बी आपका क्या है, और वस्तु की लंबाई है, इसको हमने माना क्या, कैपिटल ओ। ठीक, थोड़ा भी चिन्ह परिपाटी भी इस्तेमाल करेंगे, इसमें थोड़ा दूर लिखते हैं। ये आपका क्या है आई, ये आपका क्या है ओ। चलिए तीसरी चीज आप देखिए कि जब आपका पी बी डैश होगा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, यानी आपका पी बी डैश जो है ये है वस्तु से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को आप दिखाते हैं v से, स्मॉल v। ये आपका क्या है, आप देखेंगे पी ए, ये आपका क्या है, वस्तु की दूरी, इसको आप दिखाते हैं u से। चलिए थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी की ओर ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया हुआ था कि बिना चिन्ह परिपाटी के आप कुछ नहीं कर सकते। फिर चिन्ह परिपाटी को अगर आप ध्यान देंगे कि सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ हैं, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर। और हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अगर आप देखें प्रतिबिंब की, तो आपका क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे। यह भी बताया गया था कि मुख्य अक्ष के नीचे की जो लंबाई होगी वो भी क्या होगी आपकी, ऋणात्मक, यानी आई आपकी क्या होगी, ऋणात्मक। और बताए थे वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के अगर ऊपर रखी गई तो हमेशा क्या होगी, धनात्मक। बताए थे कि अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक आप देख पा रहे हैं बाईं ओर बन रहा है और उल्टा बन रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, ऋणात्मक, और वस्तु की लंबाई भी आपकी क्या होगी, ऋणात्मक। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से अगर आप देखेंगे ए डैश बी डैश को आप लिख सकते हैं आई माइनस आई, आपका क्या हो जाएगा ओ, इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस यू। अगर आप यहां से देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ठीक, इस आई अपान ओ को आप एक चीज और कहते हैं एम। ये चीज हो गई आपकी क्या, रेखीय आवर्धन का फार्मूला। रेखीय आवर्धन जो आपका आई अपान ओ होता है ये इक्वल होता है माइनस वी अपान यू के। यही फार्मूला आपका उत्तल दर्पण के लिए भी प्राप्त होता है। लिखेंगे यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण के लिए भी प्राप्त होता है। आप चाहें तो एक सेकेंड के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको थोड़ी सी 1-2 मिनट चीजें बढ़िया और बताते हैं।
चलिए थोड़ा सा ट्रिक समझिए। जैसे आपका है क्या, यम इजिकल टू हमने देखा आई अपान ओ, ठीक। ये आपका क्या है, वस्तु की लंबाई, और ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका प्रतिबिंब की लंबाई, आपकी क्या है, वस्तु की लंबाई। अगर हम लोग यम की वैल्यू की बात करें, यम मतलब रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन की बात करें, अगर आपका रेखीय आवर्धन बराबर आ गया कितना, 1, फर्स्ट कंडीशन समझिए। यम की वैल्यू आपकी 1 कब आ सकती है, यम की वैल्यू आपकी 1 आ सकती है जब आई आपका बराबर हो किसके, ओ की, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जब आपस में बराबर होगी, तब आप लिख सकते हैं आई अपान आई इजिकल टू कट के कितना आ जाएगा, 1। यानी यम इजिकल टू 1 तभी आ सकता है जब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के क्या हो, बराबर हो। यानी ये तभी हो सकता है, लिखेंगे जब प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के बराबर, जब प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वस्तु के बराबर, ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, यम की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन अगर 1 है, अगर रेखीय आवर्धन आपका 1 से ज्यादा आता है, ध्यान दीजिएगा, 1 से ज्यादा आने का कंडीशन क्या है, अंश और हर में जब आपका अंश ज्यादा होगा, जैसे आई की वैल्यू अगर बड़ी होगी और ओ छोटा होगा, सपोज करिए कि अगर आई आपका 2 मीटर आया और ओ आपका 1 मीटर, तो 2 अपान 1 यम कितना आ गया, 2, ठीक। अगर आई आपका 1 आया या ओ भी आपका 1 है, तब तो 1 आ जा रहा है वस्तु के बराबर। यानी जब आई की वैल्यू आपकी, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी, तभी हो सकता है ऐसा। यानी जब यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, इसको तब लिख दीजिए, लिखेंगे आप तब प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा, बड़ा, तब प्रतिबिंब आपका वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन आप लोग देखिए, यम इज लेस देन 1, यम छोटा कब हो सकता है 1 से, यम आपका तभी छोटा हो सकता है जब ओ आपका क्या होगा, आई से बड़ा होगा। यानी हर वाला बड़ा होने का मतलब क्या है, वस्तु की लंबाई आपकी बड़ी हो रही है, तभी प्राप्त होगा। लिखेंगे तब प्रतिबिंब आपका क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के या वस्तु से छोटा होगा, ठीक। तो इस तरीके से अपने रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, और रेखीय आवर्धन को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा है कि प्रतिबिंब आपका क्या है, छोटा है। तो आप कैसे जान सकते हैं इस बात को, ये हम रेखीय आवर्धन देख के समझ सकते हैं, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ उपलब्ध होंगे। थैंक यू।